दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से बात करते हैं नेपाल की। पर इसके पहले हम एक चाणक्य की कहावत आपको बताते हैं। चाणक्य ने कहा था, अगर दूसरे की विपत्ति से स्वयं सीख ले ली जाए तो अपनी विपत्ति को टाला जा सकता है। अब हम आपको बात कर रहे हैं नेपाल की। नेपाल में छात्रों का आंदोलन है। छात्रों का आंदोलन, युवाओं का आंदोलन चल रहा है। उन्होंने एक कैंपेन चला रखा है। उन्होंने कहा कि करप्शन बैन, कनेक्शन नहीं। आंदोलन का नारा है उनका, करप्शन बैन, कनेक्शन नहीं। इस तरह से वहाँ के छात्रों का आंदोलन है। आंदोलन के 4 बड़ी खबरें हैं। अब आपको बता दें कि करोड़ों की संख्या में लोग संसद भवन में घुस गए और संसद भवन में घुसने के बाद पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 20 लोगों की मौत और 150 के करीब घायल हो गए। अब सवाल इस बात का है कि ये घटना हुई क्यों, और हुई तो इतनी विभत्स रूप क्यों ले लिया। उसका रीजन यह है कि सरकारें जब आम जनता के हितैषी ना होकर किसी विशेष व्यक्ति के हितों में बात करती है तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। वही हालत नेपाल में है। नेपाल की बात करें तो ठीक है, पर आज की तारीख में कई ऐसे देश हैं जो इसी मुहाने में खड़े हैं, और अगर आज भी वो नहीं संभल पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये आगाज है आंदोलन का कि हर जगह होगा। क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, पर सरकारें इस पर ना ध्यान देते हुए नेपाल सरकार ने कुछ उद्योगपतियों के कहने पर अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया में है कि प्रशासन ने कुछ सोशल मीडिया के बैन किया। जो बैन किए वो अन्य थे, ट्विटर वगैरह बैन कर दिया, पर जो चीन के ऐप थे उनको चालू रखा, टिकटॉक जैसे। अब इससे लोगों में क्रोध उत्पन्न हुआ और उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, ये सरकार का कहना है। पर जो आम जनता का सवाल है वो कुछ जरा हटके है। आम जनता का सवाल है कि सरकार गुलाम जैसी स्थिति में जी रही है, जो चीन की गुलामी जैसा हो गया है। चीन जो कहता है वो हमारे यहाँ के राजा करते हैं। दूसरी बात, सरकार ने, वहाँ की सरकारों ने अपने ही स्वजनों को उच्च पद पर रखा, मंत्री का बेटा मंत्री या इस तरह से उच्च पदों पर रखा, और इतनी रईसी और इतनी वैभवशाली पना दिखाना शुरू कर दिया जिसे आम जनता स्वीकार नहीं कर पाई। क्योंकि ये सारा कार्यक्रम आम जनता के पैसों से चलता है, तो सरकार को आम जनता का ख्याल रखना चाहिए। और सरकार ने जब ख्याल नहीं रखा तो जनता विभत्स हो गई और रौद्र रूप धारण कर सड़कों में आ गई। और सड़कों में आने के बाद संसद भवन भी घुस गए और वहाँ भी तोड़ फोड़ की, और वहाँ जो पैसे बचे उसे उड़ाया गया। पर अब बता दें कि मुख्य कारण क्या थे जिसकी वजह से जनता नाराज हो गई। पहले तो भ्रष्टाचार थे। भ्रष्टाचार में 3 प्रमुख भ्रष्टाचार थे। उन भ्रष्टाचारों में पहला 55,000 करोड़ का, दूसरा 13,000 करोड़ का और तीसरा 96,000 करोड़ का। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा, और उस असर के पड़ते पूरे नेपाल पे युवाओं में गरीबी का दौर चलने लगा। और गरीबी का दौर ऐसे चला कि नेपाल की 60% संपत्ति 15% लोगों के हाथ में चली गई, और 50% लोगों के हिस्से में, 85% लोगों के हिस्से में 40% आया। अब आप समझ लीजिए कि वहाँ गरीबी और भुखमरी कितनी कठिन परिस्थितियों में हो गई, और सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। सरकार तो मस्त रही अपने कामों में, अपने कुछ उद्योगपतियों को और आगे बढ़ाने में, और सरकार की इन गलत नीतियों की वजह से छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया। छात्रों में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और भ्रष्टाचार से तांडव और त्रस्त होने लगी नेपाल की जनता। और नेपाल की जनता ने निर्णय लिया कि इस सरकार को अब हमें गिराना है और चुनाव तक इंतजार नहीं करना। तीसरा कारण यह भी है, विगत 5 सालों में 3 बार चुनाव हुए और 3 बार अलग अलग प्रधानमंत्री बने, और इस तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और उन्होंने, ये तीसरे जो प्रधानमंत्री हैं ये चीन के समर्थन से बने थे, और चीन में के समर्थन से बनने के बाद इनका ज़्यादातर समय चीन में गुजरने लगा, और चीन की नीतियों के आधार पर ही नेपाल में को व्यवस्थित करने लगे। जबकि पूरी दुनिया में नेपाल ही ऐसा राज्य था जो हिंदू राष्ट्र था, और नेपाल के हिंदू राष्ट्र को इन्होंने विलोपित कर दिया।
लोकतंत्र में परिवर्तित करने का काम किया चीन के दबाव के कारण। इससे भी आम जनता नाराज थी। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जनता सरकार की गलत नीतियां, और आपको एक बात बता दें आपको कि चीन के समर्थन में ओली सरकार रही। और एक बात और बता दें हम, थोड़ा सा मुख्य कारण था विद्रोह का निपोटिज्म, भाई भतीजावाद। सरकार ने अपने अपने लड़कों को विदेशों में पढ़ाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाना, बड़े बड़े ऐश करना और आम जनता को भुखमरी में झोंक देना। इससे जनता इतना त्रस्त हो गई कि सरकार की इस दिखावे और इस वैभवशाली प्रथा को जनता संभाल नहीं सकी। इसी सब को देखते हुए वहाँ के सोशल मीडिया में सरकार विरोधी कैंपेन चलने लगा, और उस कैंपेन के डर से, क्योंकि वो बात जन जन तक जा रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो सरकार ने इसके कारण से सोशल मीडिया के वो प्लेटफॉर्म बंद कर दिए। और वो प्लेटफॉर्म बंद करने की वजह से लोगों में उबाल आ गया, क्योंकि अपनी बात अपने ही लोगों तक ना पहुंच पाने के कारण जनता में आक्रोश पैदा हो गया। और उस आक्रोश के कारण इतना बृहद रूप ले लिया कि सरकार का सत्ता पलट जैसी स्थिति, या कि ये कहें कि सत्ता पलट ही हो गया है। गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जो खबरें आ रही हैं उसमें प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। खबर तो यहाँ तक है कि नेपाल से दुबई भाग गए हैं। अब सवाल ये है कि कुछ नाराजगी का कारण यह था कि जब से प्रधानमंत्री ओली बने तब से इनका झुकाव चीन की तरफ था और भारत से दूरियां बनाने लगे थे। चूंकि नेपाल का हर व्यक्ति भारत से दिली लगाव रखता था, और हमने भी जब से देखा तो भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा भाईचारे के रहे हैं। नेपाल के लोग भारत में आके खूब खुशहाली से रहते हैं और काम करते हैं, और भारत के लोग नेपाल चले जाते हैं। यहाँ तक कि सीमाओं में भी कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी जिस तरह की अन्य देशों की सीमाओं में होती है। इस रिश्ते को भी जब ओली सरकार ने ख़त्म करने का प्रयास किया, जनता के अंदर इसका भी आक्रोश था। और हम आपको एक बात और बता दें कि ये आंदोलन जो है, इस बात को हमारे देश के नेताओं को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि जिस तरह से देश में युवा कई बार आंदोलन कर चुके, बृहद आंदोलन कर चुके। हालांकि हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के हमारे युवा लोकतंत्र का सम्मान करना जानते हैं। इसी का कारण है कि आज तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो पाया, जबकि यहाँ भी छात्रों के साथ कई बार दमनकारी चक्र चलाए गए। पर ये भारत है, और भारत का हर युवा अपने भारत से प्यार करता है, और वो ये जानता है कि हमें लोकतंत्र की रक्षा करना है। पर सरकारों को इस बात को समझना चाहिए कि किसी के ऊपर कब तक लोड लादना चाहिए, जब तक कि वो बैठ ना जाए और गिर ना जाए। अगर वो अंतिम स्थिति पहुंच जाती है तो उसके सामने बृहद आंदोलन के सिवा कोई चारा नहीं रह जाता। अब एक बात और आपको बता दें, ये बात जरा बारीकी से गौर करने लायक है, और खासकर उन लोगों को गौर करने लायक है जो रोजाना अपनी विचारधाराओं को अपने स्वार्थ के आधार पर पलटते रहते हैं। आपको एक बहुत बड़ी बात बता दें कि बांग्लादेश में भी जब तख्ता पलट का आंदोलन हुआ था तो शेख हसीना चीन से ही आई थी, और चीन की सुंदर यात्रा के बाद जब वो अपने देश बांग्लादेश आती हैं और तख्ता पलट हो जाता है। वही नेपाल के प्रधानमंत्री भी जब चीन से आए हैं उसके बाद भी ये आंदोलन शुरू हो गया। अब समझ में ये नहीं आता कि तो ये तो चीन जाने की ऐसा क्या हो जाता है, या कोई चीन की ऐसी रणनीति है कि लुभावने संदेश देकर, लुभावनी बातें कर कर एशिया के प्रधानमंत्रियों को बुलाता है। जब वहाँ से आते हैं तो आंदोलन शुरू हो जाते हैं और वो तख्ता पलट पर ही बंद होते हैं। अब समझना ये सारे लोगों को है कि हमें कैसे सुरक्षित रहना है। विदेश दूसरे को देख के, नेपाल और बांग्लादेश को देखकर हमारे यहाँ के लोगों को सावधान होना चाहिए और इससे सीख लेना चाहिए कि इस तरह के कामों से तौबा करें। हालांकि भारत में ऐसे हालात हो ही नहीं सकते। उसका एक रीज़न है, भारत ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ के लोग आत्मसम्मान से जीवित रहते हैं और अपने लोकतंत्र को प्राणों से ज़्यादा चाहते हैं और राष्ट्र धर्म को सबसे ज़्यादा मानते हैं। उन्हें नौकरी रोजगार मिले पर अपना वतन आगे रहे, ये भावना के साथ रहते हैं। देखिए, वर्तमान प्रधानमंत्री जी
भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी, वर्तमान राष्ट्रपति जी भी कान खोलकर सुन लें, विश्व में स्वस्थ क्रांति की उद्भावना नेपाल से होगी। और